इंग्लैंड में 10 लाख से ज़्यादा कैंसर पेशेंट का रिसर्च एनालिसिस हुआ। इसके रिजल्ट शॉकिंग हैं। 49% कैंसर क्योर का क्रेडिट मेनली सर्जरी को जाता है, यानी लगभग आधे कैंसर पेशेंट सर्जरी से ही क्योर हुए। और जो पेशेंट 5 साल बाद भी कैंसर फ्री थे, उनमें 80% को सर्जरी मिली थी अकेले या कॉम्बिनेशन थेरेपी में। इसी तरह 39% को रेडियोथेरेपी और 29% को कीमोथेरेपी अकेले या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट में मिली थी। मतलब जो क्योरेटिव ट्रीटमेंट्स, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें सर्जरी की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा आ जाती है, लेकिन ये तभी है जब वह सही समय पर की जाए और सही तरह की सर्जरी हो। सर्जरी यानी ऑपरेशन, बहुत से लोग इस वर्ड से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि अर्ली स्टेज कैंसर में सर्जरी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। सर्जरी तब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है जब कैंसर या तो अर्ली स्टेज में हो या कैंसर एक ही जगह पर लोकलाइज्ड हो और वो फैला हुआ ना हो। स्टेज 1 से 3 में कैंसर की ट्रीटमेंट का मेन स्टेज सर्जरी ही है और स्टेज 4 के भी कुछ लिमिटेड केसेस में सर्जरी इफेक्टिव है। रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि यदि अर्ली स्टेज में सर्जरी की जाए तो 5 ईयर सर्वाइवल 45% तक बढ़ सकता है। आज के समय में सर्जरी को यूजुअली 3 तरह की अप्रोचेस से किया जाता है। पहली है ओपन सर्जरीज, इसमें एक बड़ा कट लगता है, रिकवरी टाइम लगभग 4 हफ्ते का होता है और 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में समय लगता है। लेकिन ये किस चीज की सर्जरी की जा रही है, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। इसे ऑन्को सर्जरी में अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल है और कॉस्ट भी कम और इफेक्टिव है। दूसरी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि एक तरह की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, जिसमें 3 से 4 छोटे छोटे कट लगते हैं जो ½ सेंटीमीटर के बराबर के लगभग होते हैं। रिकवरी लगभग 3 हफ्ते की और हॉस्पिटल स्टे लगभग 5 दिन का। दर्द कम होता है, ब्लड लॉस भी थोड़ा कम होता है और स्कार थोड़े छोटे होते हैं। तीसरी है रोबोटिक सर्जरी, जो कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। रोबोट से ऑन्को सर्जन को डिफिकल्ट लोकेशन और कॉम्प्लेक्स केसेस के अंदर थोड़ा अच्छा व्यू मिलता है। और रोबोटिक सर्जरी का एक मेन एडवांटेज ये भी है कि रोबोटिक सर्जरी को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के कंपैरिजन में ओपन में कन्वर्ट करने के चांसेस कम होते हैं, खासतौर पे डिफिकल्ट लोकेशंस के अंदर। रिकवरी टाइम लगभग उतना ही होता है, 3 वीक के आसपास, और हॉस्पिटल स्टे लगभग 5 दिन के आसपास। पर ये सारी चीजें सर्जरी के टाइप पर भी डिपेंड करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कैंसर को हटाने के लिए तीनों ही इक्वली इफेक्टिव हैं। फर्क है रिकवरी में, कॉम्प्लिकेशंस में और पेशेंट्स की कंफर्ट में। लेकिन एक बार रुको और थोड़ी एक क्रिटिकल वार्निंग को समझो। मार्केटिंग हाइप में फंसकर स्पेसिफिक सर्जरी की टाइप का डिमांड में ना फंसे। रियल डाटा से समझो, जैसे कि बल्कि T4 कोलन कैंसर, मतलब बहुत बड़ा ट्यूमर हो या पॉजिटिव लिम्फ नोड्स हो, ऐसे में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से एब्डोमेन में रिकरेंस का रिस्क ज़्यादा होता है और ओपन सर्जरी में कम होता है। सर्वाइकल कैंसर में भी स्टडीज शो करती है कि ओपन सर्जरी से जो ओवरऑल सर्वाइवल है वो बेटर है। तो इसलिए मेरी एडवाइस आप लोगों को यही है कि अगर आप बोले कि डॉक्टर मुझे रोबोटिक सर्जरी चाहिए, ऐसी डिमांड बिल्कुल ना करें। मैंने यूट्यूब पर देखा है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बेस्ट है। इस तरह की मार्केटिंग में बिल्कुल भी ना फंसे। अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को उसका काम करने दो। वो आपकी रिपोर्ट, ट्यूमर के साइज, लोकेशन, स्टेज, ये सारी चीजें देखकर आपके लिए एक सेफ और इफेक्टिव अप्रोच ही चूज करेगा। यदि आपको डाउट है तो आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी और क्योर रेट, जिससे कैंसर खत्म हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि सर्जरी किस अप्रोच से की जाए ये इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कशन में आप अपने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। पहला है, आप अपने सर्जन से पूछिए कि आप सर्जरी खुद परफॉर्म करेंगे या कोई और करेगा। ट्यूमर पूरा निकलेगा या सर्जरी सिर्फ सिम्टम रिलीफ के लिए है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि ओपन, लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक सर्जरी में आपके स्पेसिफिक केस के लिए कौन सी अप्रोच बेहतर है और किस लिए। सर्जरी के रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछना है। कंप्लीटली ट्यूमर को निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है, और मार्जिन फ्री रिसेक्शन, जो कि कैंसर सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके चांसेस कितने हैं। सर्जरी के बाद या पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी की आवश्यकता तो नहीं है, और वो क्यों जरूरी है। 1-to-1 या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने डॉक्टर के साथ आप ये सब डिस्कशन कर सकते हैं, और एक अच्छा डॉक्टर आपके लिए ये सारे आंसर जरूर देगा।
सर्जरी के बाद समझते हैं इंपॉर्टेंस एक ऐसे वेपन की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। इसे सिकाई या रेडिएशन भी कहा जाता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी किरणें जैसे कि एक्सरे का प्रयोग किया जाता है और कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि ये एक अदृश्य बंदूक है जो सीधा कैंसर सेल्स पर हमला करती है और उन्हें बढ़ने से रोक देती है। तो रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल कब किया जाता है? पहला, प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह से हाई रिस्क वाले प्रोस्टेट कैंसर में। जो गले के या वॉइस बॉक्स के कैंसर होते हैं उनकी अर्ली स्टेजेस के अंदर रेडियोथेरेपी से वॉइस बॉक्स को बचाया जा सकता है। दूसरा, सर्जरी से पहले जब कैंसर का साइज बड़ा हो तो उसको छोटा किया जाता है, जैसे कि फूड पाइप या ईसोफेगस के कैंसर में या रेक्टम के जो लोअर पार्ट के लो रेक्टम कैंसर्स होते हैं उनके अंदर। तीसरा, सर्जरी के बाद रिकरेंस के रिस्क को कम करने के लिए, जैसे कि ओरल कैंसर में या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। और चौथा, कीमोथेरेपी के साथ ये दोनों मिलकर इफेक्ट को बढ़ा देते हैं, जैसे कि कैंसर जो सर्विक्स के होते हैं और जो बड़े होते हैं बल्कि सर्विक्स कैंसर उनके अंदर। रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से 3 जरूरी सवाल पूछ सकते हैं। पहला है कि कितने रेडियोथेरेपी के सेशन लगेंगे, कितना समय लगेगा और कितने दिन तक ट्रीटमेंट लगेगा। इससे आप अपनी लाइफ को, अपने काम को और अपने फैमिली कमिटमेंट्स को अच्छे से प्लान कर सकते हो। दूसरा, ट्रीटमेंट के दौरान आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी, डेली आप घर पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और तीसरा ये कि साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सर्जरी और रेडिएशन लोकल ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर कैंसर सेल्स ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल कर रहे हैं तो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब कीमोथेरेपी की। और कीमोथेरेपी की बात करने से पहले एक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूजन होती है। कैंसर को हम 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली है सॉलिड ट्यूमर, जैसे कि ब्रेस्ट, लंग, कोलन, स्टमक, लीवर, मतलब जो एक जगह पर किसी ऑर्गन या ट्यूमर में बनते हैं। यहाँ कीमोथेरेपी सपोर्टिंग रोल में है। जो मेन ट्रीटमेंट है वो सर्जरी या रेडियोथेरेपी होती है। और दूसरा मेन टाइप है ब्लड कैंसर, जैसे कि लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा, जो बॉडी में ब्लड या लिम्फ के सिस्टम में होते हैं और यहाँ पर कीमोथेरेपी मेन ट्रीटमेंट है। ये डिस्टिंक्शन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सॉलिड ट्यूमर्स में कई बार लोग सोचते हैं कि कीमोथेरेपी से कैंसर का क्योर हो जाएगा। ये गलत एक्सपेक्टेशंस है। इन सॉलिड ऑर्गन के कैंसर्स में कीमोथेरेपी का रोल 3 सिचुएशंस में आता है। पहली है अर्ली स्टेज में सर्जरी के बाद। इस सिचुएशन में ये तब दी जाती है जब टेस्ट या ट्यूमर के करैक्टर ऐसा शो करते हैं कि फ्यूचर में रिकरेंस का काफ़ी हाई रिस्क है। कुछ कैंसर्स बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, मतलब फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। कीमोथेरेपी इन इनविजिबल कैंसर सेल्स को मार देती है और उस कैंसर के रिकरेंस के रिस्क को कम कर देती है। दूसरा, एडवांस स्टेज में, जब ट्यूमर बड़ा हो या लिम्फ नोड में फैल गया हो। इस सिचुएशन में कीमोथेरेपी ट्यूमर को छोटा करती है ताकि सर्जरी या रेडिएशन से आसानी से उसका इलाज किया जा सके। सर्जरी से पहले दी जाने वाली इस कीमोथेरेपी को नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं और जो सर्जरी के बाद दी जाती है उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। इस सिचुएशन में कीमोथेरेपी रिकरेंस के रिस्क को 30 से 40% तक कम कर सकती है। तीसरी सिचुएशन है पैलिएटिव केयर में, मतलब स्टेज 4 या लास्ट स्टेज में, जब क्योर की पॉसिबिलिटीज कम होती हैं या नहीं होती हैं, तो कीमोथेरेपी सिम्टम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करती है और साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। ऑन्कोलॉजी में आजकल कुछ नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी काफ़ी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन किसी मार्केटिंग हाइप में फंसने से बचें और देखिए रियल डाटा क्या कहता है। इम्यूनोथेरेपी आपके इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ने के लिए ट्रेन करती है। इम्यूनोथेरेपी का बेनिफिट कैंसर के टाइप और उसके जो मार्कर्स हैं उनके एक्सप्रेशन और पेशेंट सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। रियल नंबर्स क्या कहते हैं समझिए। जो ओवरऑल सर्वाइवल एडवांटेज है इम्यूनोथेरेपी की वो लगभग 3 महीने है। मीडियन 3 महीने का मतलब ये नहीं कि सबको 3 महीने की एडवांटेज मिलेगी। जो रेस्पोंडर्स होते हैं, जो इस ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को अच्छे से शो करते हैं, उनको कभी कभी ईयर्स भी मिल जाते हैं। इसका रेस्पॉन्स रेट लगभग 20 से 30% पेशेंट्स में ही काम करता है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ये कैंसर के टाइप
और उसके मार्कर की एक्सप्रेशन पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जैसे कि मेलानोमा में 40 से 50% तक रेस्पॉन्स रेट मिलता है, लंग कैंसर में 20 से 25% पेशेंट्स में, लेकिन कुछ कैंसर्स में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। टारगेटेड थेरेपी ये उन कैंसर सेल्स को टारगेट करती है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर को टारगेट की फॉर्म में शो करते हैं। स्पेसिफिक ये जो टारगेटेड म्यूटेशंस होती है, इनमें ये 60 से 70% तक बेनिफिट दे सकती है। जैसे कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ट्रांसट्यूजुमैब का रेस्पॉन्स रेट काफ़ी अच्छा है। जो EGFR पॉजिटिव म्यूटेशंस हैं उनके अंदर 1.5 साल से भी अच्छा प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल मिल जाता है। लेकिन ये टारगेटेड थेरेपी तभी काम करती है जब टारगेट रिसेप्टर पॉजिटिव हो, इसलिए उनकी टेस्टिंग जरूरी है। इनके साइड इफेक्ट्स कीमोथेरेपी से कम होते हैं। इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी सिलेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा बेहतर है। राइट पेशेंट, राइट कैंसर और राइट म्यूटेशन तीनों का मैच होना चाहिए। खासकर स्टेज 4 पेशेंट्स में बिना अपनी ट्रीटमेंट के गोल्स और आउटकम को समझे बिना कॉस्टली मेडिसिन लेना जस्टिफाई नहीं है। पहले ये समझें कि ये ट्रीटमेंट आपको 3 महीने देगा या 3 साल देगा, इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी या खराब होगी। और ये समझें कि क्या 50 लाख या लाखों रुपए खर्च करने की कोई मेडिकल सेंस बनती है या नहीं। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी एक रियल प्रॉब्लम है। अगर आउटकम में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है या सिमिलर है तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कीमोथेरेपी शुरू करने से पहले आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ कुछ सवालों पर डिस्कशन कर सकते हैं। पहला है, पूछिए कि क्या मुझे एक्चुअली कीमोथेरेपी की ज़रूरत है। कैंसर डायग्नोसिस का मतलब ऑटोमेटिक कीमोथेरेपी नहीं है। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर जो बहुत छोटे होते हैं, नोड नेगेटिव होते हैं और हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, उनमें सर्जरी और हार्मोन थेरेपी सफिशिएंट है। इसी तरह जो कोलन के अर्ली कैंसर्स होते हैं जिनमें ट्यूमर ने इंटेस्टाइन की वॉल को क्रॉस नहीं किया है, उनमें सर्जरी सफिशिएंट होती है। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर में कुछ टेस्ट हैं जैसे कि एंडोप्रेडिक्ट, ऑन्कोटाइप DX, वो बता सकते हैं कि कीमोथेरेपी एक्चुअली जरूरी है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछिए कि ट्रीटमेंट का गोल क्या है, कैंसर को क्योर करना या कंट्रोल करना। क्योरेटिव इंटेंट की जब ट्रीटमेंट होती है, जो यूजुअली स्टेज 1 to 3 में होती है और कभी कभार स्टेज 4 में भी होती है, उस वक्त एक लंबी और टफ ट्रीटमेंट भी वर्थ है अगर वो कैंसर फ्री लाइफ देती है। तो जब पैलिएटिव इंटेंट की ट्रीटमेंट होती है जो यूजुअली स्टेज 4 के अंदर होती है, उसमें ये मैटर करता है कि लाइफ को जितनी एक्स्ट्रा महीने और जितनी एक्स्ट्रा लाइफ मिले उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहेगी। वेग जवाब जैसे कि शायद हेल्प करेगी, उसकी जगह पर आप एग्जैक्ट जवाब सुने जैसे कि 3 से 6 महीने का बेनिफिट मिलेगा या फिर 30% पेशेंट में रेस्पॉन्स आता है, इस तरह के आंसर्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि साइड इफेक्ट वर्सेस बेनिफिट का बैलेंस कैसा रहेगा, ट्रीटमेंट के दौरान मेरी डेली लाइफ कैसी रहेगी। चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओवरऑल ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या रहेगी। समझिए, सिर्फ मेडिसिन की कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी तरह से समझिए कि सपोर्टिव केयर और जो बाकी मेडिसिन है उनकी अगर कोई हिडन कॉस्ट है तो वो ट्रीटमेंट की कॉस्ट को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले करें। तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बाद कंफ्यूज होने की बजाय इनमें से सही ट्रीटमेंट कैसे चुनें। सच्चाई ये है कि ज़्यादातर केसेस में एक ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं होती है। मॉडर्न ऑन्कोलॉजी के अंदर हम ज़्यादातर मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट देते हैं। इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस एक एग्जांपल से समझिए कि एक मेटा एनालिसिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 2 के अंदर अकेली सर्जरी का क्योर रेट 60 से 70% है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी के मिलने पर क्योर रेट 80 से 85% तक हो जाता है और सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी मिलने पर वही क्योर रेट 85 से 90% तक बढ़ जाता है। लेकिन ज़्यादा ट्रीटमेंट का मतलब बेहतर नहीं है। सही कॉम्बिनेशन आपके कैंसर के टाइप, स्टेज और आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कैंसर की ट्रीटमेंट को डिसाइड करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स है वो हम आपको बताते हैं। पहला है कैंसर की स्टेज।
कैंसर की जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होगी वो सारी की सारी इस बात पर डिपेंड करती है कि कैंसर की किस स्टेज में पेशेंट ने सबसे पहली बार डॉक्टर को दिखाया है। दूसरा फैक्टर है कि कैंसर का टाइप क्या है और वो कैंसर किस तरह के मार्कर्स को एक्सप्रेस कर रहा है। हर कैंसर अलग तरह से बिहेव करता है, हर टाइप का कैंसर अलग तरह से बिहेव करता है, इसलिए उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग हो सकती है। और तीसरा फैक्टर है कि पेशेंट की हेल्थ कैसी है, उसका फिजिकल फिटनेस कैसा है। सबसे अच्छी ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगी अगर पेशेंट उसको अच्छे से टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जरूर समझे कि उनकी जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसमें ट्रीटमेंट सेफ है या नहीं है। कैंसर के ट्रीटमेंट में सेकंड ओपिनियन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और इसकी इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाती है जब ट्रीटमेंट प्लान काफ़ी एग्रेसिव हो, ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो, डायग्नोसिस रेयर या कॉम्प्लेक्स हो, आपकी कंसल्टेशन के बाद भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो। स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि 4 में से 1 केस में सेकंड ओपिनियन की वजह से ट्रीटमेंट का प्लान चेंज हो सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से कैंसर से रिलेटेड डिसीजंस लेने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और ये बात हमें कमेंट में आप लोग बताइए। अगर कैंसर से रिलेटेड किसी डिसीजंस में आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप कोई ओपिनियन हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।